हाँ जी, करते हैं जरा चैप्टर स्टार्ट। आज का चैप्टर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पे आप चैप्टर करने जा रहे हो, फर्म को क्लोज करने जा रहे हो। कॉन्सेप्ट पहले बताता हूं 10 मिनट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर चैप्टर बड़ा आसान लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो चैप्टर गया। और ये एक्चुअल में 10 से 15 मिनट का चैप्टर है। अगर क्लियर हो गया तो जिनको आता है वो प्लीज स्टार्ट कर देना, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुन लेना। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप फर्म को बंद करने जाओगे तो आप एसेट्स को क्या करोगे, रियलाइज मतलब सेल करोगे, एंड लाइबिलिटीज को क्या करोगे, पे ऑफ। इन सारे प्रोसेस को करने के लिए हम एक नए लेजर का काम करते हैं, जिस लेजर का नाम क्या है आपका, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। ये नेचर के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको मेनली क्या काम करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइज्ड। ठीक है, अब रियलाइज कैसे करना है, तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था कि आपका ये एक टाइप का एक शोरूम है जिसमें आप डिस्प्ले करने वाले हो अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप लाकर यहां रख दोगे। उसके बाद क्या जरूरी है सारे एसेट सोल्ड हो ही जाए, हो भी सकते हैं कुछ और नहीं भी होंगे। नहीं भी होंगे तो भी हम यहां पर एजम्पशंस ले लेते हैं कि हम कोई ना कोई एसेट बेच ही देंगे जब भी आपका क्वेश्चन बाय चांस साइलेंट हो। वो बात की बात है। पहला काम मैंने आपको क्या बताया, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या करना है, आपको जीरो। क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जीरो। पहला काम अपने ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या करना है, जीरो। ठीक है, पहला काम ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो। एजम्पशन है ओनली। जीरो करना बोल दो, ट्रांसफर करना बोल दो, एक ही बात है। स्कूल में आपको ट्रांसफर वर्ड बोलेंगे कि हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने हैं, और मैं आपको क्या बोलता हूं, उसको क्या एजम्पशन लो कि क्या हो चुकी है वो, जीरो। अब आप खुद बताओ, अगर मैं एजम्पशन ले लूं कि मेरे सारे एसेट्स का प्राइस जीरो हो चुका है तो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, एसेट को जीरो मान लूं तो। और मैंने बताया कि आपको जो भी एसेट हो, लाइबिलिटीज हो, कौन से लेजर का काम आना है, तो लॉस होते ही क्या डेबिट होगा, एंड क्रेडिट होगा ऑल एसेट्स। जितने भी टाइप के एसेट्स हैं, सन्ड्रीज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स को जीरो करना है। अगर आप जीरो करना सीख गए 50% क्वेश्चन हो गया। 50% रहता है, 50% वो पॉइंटर्स होते हैं, वो मुश्किल नहीं मिलेंगे आपको। मेन है जीरो क्या होगा। तो सारे एसेट्स करने हैं, बट लॉसेस भी होते हैं एसेट्स में, तो जैसे P&L का बैलेंस मिल जाए या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिल जाए, क्या वो आपका कोई एसेट है, क्या उन्हें आप बेच सकते हो, नहीं। तो उनको क्या करोगे आप, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो में, होल रेशो। एक ही रेशो होगी यहाँ पर, कोई दो तो मिलने वाली नहीं, तो जो भी रेशो होगी उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ आ गया। लगभग सारे एसेट्स करने हैं जीरो, क्या छोड़कर, कैश और बैंक, और जो लॉसेस पड़े उनको छोड़कर। दूसरा काम क्या करना है आपको, लाइबिलिटीज जीरो। लाइबिलिटीज को अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे लिए वो जीरो है तो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट्स होने पर क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, एंड प्रॉफिट्स होगा तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, हाँ जी। तो प्रॉफिट्स होने पर बस ये याद रखो, रियलाइजेशन को डेबिट करना है या क्रेडिट। लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। प्रॉफिट्स हुआ, क्रेडिट किया, एंड यहां पर आप लाइबिलिटीज की कौन सी लाइबिलिटीज नहीं लोगे, तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को। एंड कैपिटल अकाउंट अलग बनाया जाता है, और सिर्फ पार्टनर लोन। कौन सा लोन, पार्टनर्स लोन को हम डायरेक्टली पे ऑफ करते हैं। पार्टनर लोन को यहां लेकर नहीं आना। पार्टनर लोन को छोड़कर बाकी जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं उन सबको आप जीरो करने वाले हो। कोई प्रॉब्लम, पार्टनर लोन को छोड़कर बाकी सबको क्या करना है बताओ, जीरो। उसको छोड़कर और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ, कोई डाउट, समझ आ गया। अब बताओ, अगर मैं एसेट को बेचूंगा, सबको जीरो मान लिया, एसेट को बेचेंगे तो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट्स होगा तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट, और बेचने पर पैसे मिलेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा है कि वो एसेट कौन टेक ओवर करके ले जाता है, आपका पार्टनर। अगर पार्टनर ले जाए तो कैपिटल डेबिट। प्रॉफिट तो है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, प्रॉफिट्स होने पर क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन। सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन में, एसेट की बात हो रही है या लाइबिलिटीज की। बस ये लाइन पढ़ो कि एसेट की बात हो रही है तो प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज की बात हो रही है तो लॉस है। पढ़ो ही मत पार्टनर की बात है या नहीं, पहले एक चीज क्लियर कर लो। तो प्रॉफिट्स होते ही क्रेडिट, और पार्टनर का नाम आ गया तो कैपिटल, वरना बैंक। अब कई बार ये भी लिखा होता है कि ए टुक ओवर
सन्ड्री या बिल्डिंग लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट कैश पेमेंट, लिखा होगा कैश पेमेंट, तो क्या आप उसमें पार्टनर का नाम यूज करोगे? फिर जब गिवन है कि कैश में डील हो रहा है तो बताओ, क्या पार्टनर का नाम लिया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कैश, फिर पार्टनर से लेना देना नहीं है। पार्टनर का नाम गिवन होने के बाद अगर कैश नहीं गिवन होता तो आप पार्टनर्स कैपिटल यूज करते हो। दूसरा काम, लाइबिलिटीज को पे करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा तो क्या डेबिट होगा? रियलाइजेशन डेबिट। आप खुद पे करोगे तो बैंक क्रेडिट, पैसा चला जाएगा। और आपके बिहाफ पे अगर आपका ऑनर पे कर दे तो आप क्या कर दोगे? कैपिटल। समझ आया? ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आपको ये काम करना होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। 4 एंट्रीज है, 5वीं एंट्री आपको मिलनी ही नहीं। 5वीं एंट्री बस मैंने क्या बताई है कि पार्टनर लोन को ऑलवेज डेबिट करना है, डिपेंड है। कई बार आप पैसा पे कर देते हो, कई बार नहीं करते हो। नहीं करोगे भी सिचुएशन आएगी, वो समझाऊंगा मैं आपको। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर कराना चाहता हूं कि मैक्सिमम चीज आपको समझ आ जाए। उसके बाद वही अगेन प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते आप, याद रखना। ये मत समझा करो क्लास में आ गए हो गया चैप्टर। क्लास में आप सीखते हो 40%, रिमेनिंग 60% आपका सेल्फ प्रैक्टिस है। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी चैप्टर आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मेरे साथ फ्लो में आप करते जाओगे, आपको लगेगा सब आता है। वही चीज जब घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो सब भूल जाओगे, 4 दिन के बाद याद भी नहीं होगा कि क्लास में क्या किया था। और वही चीज आज सीख कर गए और शाम तक सेल्फ प्रैक्टिस कर ली तो अपने हाथ से जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर याद रहता है आपने गलती क्या की है, वरना गलती तुम्हें कभी याद नहीं रहेगी क्या किया है। तो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको पता है ये टेस्ट, 2 चीजें जरूरी है। अब इस वीक में मैं साथ में टेस्ट ले लूंगा, थोड़ा सा ठीक हो गई ये चीजें, तो अब टेस्ट भी हो जाएंगे साथ साथ आपके सारे। जो टेस्ट बचा हुआ है मेरा लॉन्ग चैप्टर का, ठीक है, मैं उसका स्लॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि 20 डेज 20 स्टूडेंट आ जा सकते हैं, 20 कल, इस अकॉर्डिंग मैं आपको स्लॉट प्रोवाइड कर दूंगा। वो आप टेस्ट दे देना याद से। मैं चाहता हूं आपका मिड टर्म मिनिमम से मिनिमम सबके 80 में से जो जिन पे मेरे को भरोसा है वो 75 प्लस जाए, अदरवाइज मिनिमम 65 प्लस तो जाने चाहिए मिनिमम। जिनके 65 प्लस जाएंगे उनकी मेरी गारंटी है कि 99 एंड 100 दिलाने की। एंड जो सोच रहे हैं कि मेरे 40 आ गए 50 आ गए, वो भूल जाना कि आप क्रॉस करोगे 95 प्लस। उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा एफर्ट, और उस एफर्ट के लिए फिर देखो अब आप कर सकते हो या नहीं। तो इसलिए मिड टर्म का टारगेट रखो कि यार हमारा पहली बुक पूरी अच्छे से हो जाए, मेन टारगेट फर्स्ट बुक, एंड सेकंड बुक अगर आ रही है तो शेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना। शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स 2 दिन का चैप्टर है, कभी भी 2 दिन में वो चैप्टर हो जाएगा। रिवीजन में एक क्लास चाहिए होती है 2.5 घंटे की, बस इतना ही बड़ा चैप्टर होता है वो। तो शेयर्स पे थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, वो स्ट्रॉन्ग करना है। एंड दूसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस बार बार चैप्टर्स रिवाइज होंगे, लेकिन ये चैप्टर्स जो है इनमें टाइम लगता है। जैसे फंडामेंटल में आपको हर बार बोलता हूं कि इसमें मुझे टाइम चाहिए, सेम शेयर्स में टाइम चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रिवीजन के टाइम पर एक क्लास में हो जाता है, 3 घंटे की क्लास में, ठीक है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अगेन सारी क्लासेस जीरो होती हैं, याद रखना। समझ आ गया क्या बताना चाहता मैं यहाँ पर? तो क्या मानना है एसेट्स को बताओ, 0। दूसरा काम क्या मानना है, लायबिलिटीज को 0। 2 एंट्रीज क्लियर। तीसरा काम एसेट को बेचना और चौथा काम लायबिलिटीज को पे करना। 5वां एक्स्ट्रा काम है, अगर पार्टनर्स लोन क्वेश्चन में हुआ तो क्या करना है, डायरेक्टली पे ऑफ। क्या करना है, डायरेक्टली पे ऑफ। करें स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोला है मैंने आपको, 37। पेज नंबर क्या बताना, 7.58 है, नई बुक से टीएस ग्रेवाल। पेज नंबर 7.58 पर है, क्वेश्चन नंबर 37 नई बुक से। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। 2 पार्टनर्स हैं, योगेश और नरेश पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। फर्म को डिसॉल्व करने की बात तो ये 1 अप्रैल को नरेश को कहा गया कि एक काम कर, तेरे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज करवाओ, एसेट्स को रियलाइज करो एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। इसके लिए हम आपको रेम्यूनरेशन देने वाले हैं 10,000 रुपए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, एंड बैलेंस शीट आपको गिवन है। तो रेम्यूनरेशन बाद में देंगे, पहले तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, सब कुछ 0 करना। समझ आया? तो पहला काम करते हैं, एसेट्स को 0 करने पर क्या बोला मैंने आपको, लॉस होगा। लॉस होगा
तो रियलाइजेशन डेबिट। तो दो ऑप्शन हैं, या अलग अलग लिख दो या हेडिंग डाल दो सन्ड्री एसेट्स एंड इनर कॉलम में नाम लिख दो, आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो ठीक है, गलत कुछ नहीं होता। ठीक है, एसेट्स को जीरो करोगे लॉस होगा, लाइबिलिटीज को जीरो करोगे तो प्रॉफिट्स होगा। देखते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं। बैंक अकाउंट तो हमने बना लिया है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दो यहां प्लीज। बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना अवेलेबल है आपके पास? 6000। बैंक में 6000 रुपए का बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, 6000 रुपए बैंक में पड़े हुए हमारे पास। क्लियर? अब और कौन कौन से एसेट जीरो करने हैं, और साथ में कैपिटल भी लिख दो आप, योगेश और नरेश। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 21,000 एंड 21,000 रुपीज। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस आपने नोट कर लिए, समझ आ गया। एंड करते हैं एसेट्स को जीरो। इन्वेस्टमेंट 30,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स है 40,000। प्रोविजंस अलग जीरो होगा, लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस अलग, लाइबिलिटीज साइड पर जीरो होगा। प्रोविजंस अलग है, डेटर्स अलग है। इस चैप्टर का अदर चैप्टर के साथ लिंक नहीं होता। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, उनके कॉन्सेप्ट एक है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, डेटर्स अलग जीरो, लाइबिलिटीज अलग जीरो, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों जीरो हो चुके हैं। अगला काम और क्या आपके पास? बिल, रिसीवेबल एसेट है, जीरो कर दो 33,400। और एक बचा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या ये भी सोल्ड होगा या ये खर्चा है, लॉस है? क्या करेंगे लॉस को? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। लॉस मिलने बांटने की एंट्री क्या होती है? पार्ट क्या एंट्री होती है लॉस बांटने की? पार्टनर्स कैपिटल टू, क्या लॉस का नाम है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लॉस मिलने से पार्टनर्स कैपिटल क्या होते हैं? डेबिट। क्या होते हैं जी? डेबिट। जो जो लॉस है फटाफट बांट दो। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,10,600 रुपए की वैल्यू है एंड इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो था 55,300 55,300 रुपीज का लॉस बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। क्लियर हो गया? करें आगे। नेक्स्ट लाइबिलिटीज को जीरो करते हैं फटाफट से। लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 40, लाइबिलिटी जीरो करना, प्रॉफिट है आपके लिए, क्रेडिट साइड पर आ गया। बिल्स पेबल 40,000, अगेन 40,000 रुपीज। एंड लोन बाय नरेश, पार्टनर लोन है। पार्टनर लोन को क्या बोला है मैंने आपको? जीरो नहीं करते। तो आप पूरे क्वेश्चन एक बार अभी पढ़ ही लो ताकि आगे दिक्कत ही ना है। क्या पार्टनर लोन के बारे में नीचे कहीं कुछ गिवन है? पढ़ लो। पार्टनर लोन के बारे में कहीं कुछ नहीं है। क्या करेंगे? डायरेक्टली पे। क्या एंट्री होती है? डायरेक्ट पे करोगे तो उसका मैं बार बार बोल रहा हूं कोई लिंक नहीं है। हाँ जी, एंट्री होगी पार्टनर्स लोन टू बैंक, नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू सीधा बैंक, कोई मतलब नहीं है इसका रियलाइजेशन से। पार्टनर लोन टू बैंक, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पार्टनर लोन टू बैंक 44,000। इसके दो तीन ट्रीटमेंट होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा सीधा याद रखो। पार्टनर लोन को डायरेक्टली पे करना अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो एंस लोन टू बैंक, पार्टनर्स लोन, नरेश लोन टू बैंक, पोस्टिंग कर दो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय नरेश लोन। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, ये समझ आया? पहले ये बताओ फिर दूसरा बताऊंगा। क्वेश्चन आप एक कर रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट मैं सारे कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है? समझाऊंगा सारे। अगर मैं इस लाइन में एक पॉइंट डाल देता कि नरेश के लोन को आप सेटल्ड कर रहे हो
क्या देकर? मशीनरी देकर। जस्ट एग्जांपल, ठीक है। ए जो है नरेश जो है टुक ओवर मशीनरी अगेंस्ट किस चीज के लिए बताओ? अपने लोन के लिए। फिर आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? नरेश लोन टू मशीनरी, मशीनरी को तो जीरो कर चुके हो आप। देखो आप, हाँ जी हाँ जी, यहां देखो मैंने आपको बोला है चाहे क्वेश्चन में कुछ गिवन हो ना हो, एंस लोन तो डेबिट करना ही करना है, बात खत्म। पहले चीज क्लियर। पार्टनर लोन को क्योंकि हम जीरो नहीं करते, जीरो नहीं करते तो डेबिट करो जी, पे करना है। चाहे पे आप कैश में करो या एसेट देकर करो या जो मर्जी दो, पार्टनर लोन तो डेबिट करना ही करना है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं भी या नहीं देने पड़ रहे? जो मैंने बोला है, पैसा तो नहीं दे रहे, पैसा देते तो टू बैंक आएगा। पैसे के बदले आपने क्या दे दिया उसको? अपने बिजनेस का मशीनरी। चाहे कोई भी प्राइस पर दो, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, फर्क नहीं पड़ता। आपका लोन कितने का था? 44। सेटलमेंट 44 वाली हो रही है, 44 का लोन कम हुआ। अब बताओ उस एसेट को आपने एज्यूम क्या कर रखा है? जीरो। क्या कर रखा है? जीरो। तो क्या एसेट का कुछ रिकॉर्ड होगा? नहीं। तो इनडायरेक्टली एक लायबिलिटीज कम हो गई जिसके बदले आपकी जेब से पैसा नहीं गया। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी? एंड्स लोन टू रियलाइजेशन। क्या होगा? एंड्स लोन टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटीज कम हुई और जेब से कोई भी पैसा आपकी जेब से नहीं गया, इसलिए एंड्स लोन टू रियलाइजेशन। मैक्सिमम 2 पॉइंट है ये। पार्टनर लोन के ये 2 ट्रीटमेंट है। तीसरा ट्रीटमेंट मैक्सिमम एक और मिल सकता है कि आपने एन लोन को रीपे किया विद इंटरेस्ट ऑफ 5,000। नीचे लाइन लिखी हो सकती थी कि एन लोन को आप रीपे कर रहे हो विद इंटरेस्ट ऑफ 5,000, 4,000 जो भी है। तो पहले अगेन बताओ, पहले लोन को डेबिट करना है या नहीं करना? करना ही है, ये तो फिक्स्ड है, कोई डाउट? कितने रुपए का लोन था? अब आप 44 दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो। मान लो 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो लॉस है या नहीं है? तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000, एंड्स लोन 44, चाहे इंटरेस्ट 5,000 हो 10,000 हो, वो मैटर नहीं करता। तो क्या बताया मैंने आपको? रियलाइजेशन डेबिट करना है, जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो एंड टू बैंक तो रहना ही रहना। समझ आया? क्लियर हुआ सेटलमेंट? सारे पॉइंट समझ आ गए पार्टनर्स लोन के? मैक्सिमम ये पॉइंट है पार्टनर्स लोन के, ये मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। चलो अगले पर। क्लियर है सबको? मैं अगेन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप एक कर रहे हो अभी, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा कि आप घर पे जाकर प्रैक्टिस आज ही निपटा दो कि कोई गलती ना रह जाए, और फिर गलती रह जाए अगेन। अब क्या करेंगे हम अपने MWF वाले बैच में? देखो अब हमारे पास मिड टर्म आने वाले हैं, तो आई थिंक आप एक ऑफ तो ले सकते हो। जो ले सकते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, जो ले सकते हैं आप डिसाइड कर लेना, वेडनेसडे रखनी है, फ्राइडे रखनी है। क्लास से पहले आप 2 घंटे का आप मतलब इनडायरेक्टली क्लास हमारी, मान लो पहला बैच कितने बजे होता है? 3:30 बजे। तो मैं सोच रहा हूं कि 1:30 से 3:30 आपका कोई भी चैप्टर आप जो चाहते हो, जो आप ले सकते हैं, सबके लिए नहीं है। जिनका दिल कर रहा है यार हम हफ्ते में वैसे ही 1 दिन बर्बाद करते हैं, छुट्टी तो सब लेते हो, मैं नहीं मानता कि कोई 6 के 6 दिन जाता होगा, मैं नहीं मानता, ठीक है। 1 दिन तो आप 5 दिन जो भी है, 1 दिन तो ऑफ। और कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे मेरे को जो 4-4 दिन नहीं जाते हैं, ठीक है, जो स्कूल ही नहीं जाते हैं कुछ ऐसे बच्चे, ठीक है। तो जो ऐसा है तो उसको टाइम वेस्ट ना करके, अब हमारा काम आ गया तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। वेडनेसडे डिसाइड कर लो, फ्राइडे डिसाइड कर लो, आप बता देना मुझे भी क्लास के बाद, वो 1 दिन हम फिक्स कर लेंगे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा बैच से अलग। चलो जी, अब इसकी पोस्टिंग कर दो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ये तो कर दिया मैंने। अब फटाफट पॉइंट करते हैं सारे, क्योंकि जीरो वाला काम हो गया है नहीं हुआ मेरा? देखना कुछ रहता है जी। बिल्स पेबल के बाद हाँ जी मिसेज योगेश लोन रहता है, पार्टनर लोन को छोड़कर बाकी सारे लोन को जीरो करना है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री रिजर्व है या नहीं, या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है? जो फ्री रिजर्व होते हैं इस चैप्टर में वो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो रिजर्व फ्री नहीं होते उनको यही जीरो करना है। तो आप बताओ, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, दिख रहा है ये ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को जीरो किया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जीरो होगा। अगर ये नहीं होता, बाय चांस 1% ऐसा मिलेगा, अगर ये नहीं होता तब वो रिजर्व क्या होता? फ्री। तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर? क्या करना है? चलो अगले पॉइंट पर।
चलो जी करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट सारा मेरा हो गया है, कैलकुलेशंस वगैरह देख लेंगे लास्ट में। पॉइंट्स करते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। पहला पॉइंट, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन। अगेन लोन की बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है। लोन पे करना प्रॉफिट है या लॉस है, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा पार्टनर है कौन है। लोन पे करना क्या आपके लिए लॉस, लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट, लॉस होते ही रियलाइजेशन डेबिट, लॉस होते ही रियलाइजेशन डेबिट। पैसा आप दे रहे हो या वाई पे कर रहे हैं, वाई, तो आप उसके अकाउंट पे पैसा डाल दो। योगेश ने कहा कि जी मैं पे कर दूंगा, तो आप उसे कॉम्पनसेट कर दोगे। रियलाइजेशन को डेबिट ही करना है, लॉस आपका है। रियलाइजेशन टू वाइज लोन, अमाउंट है कितना 42,000 रुपीज। ठीक है 42,000 रुपीज। क्लियर, समझ आ गया। पोस्टिंग कर दो फटाफट। रियलाइजेशन डेबिट टू वाइज कैपिटल मिसेज वाइज लोन। लॉस होने पर रियलाइजेशन डेबिट, लॉस होने पर रियलाइजेशन डेबिट करना है आपको, याद रखनी ये चीजें। और वाई का लेजर और क्रिएट कर दो। बाय रियलाइजेशन, अब यहां ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह सफिशिएंट होता है। बाय रियलाइजेशन। अगला है डेटर रियलाइज्ड, अमाउंट है डेटर को आपने रियलाइज किया है 30,000 रुपीज में। डेटर इनडायरेक्टली डेटर से पैसे मिल रहे हैं आपके लिए। एसेट को एसेट से पैसा मिलना प्रॉफिट है लॉस है। आप एसेट को क्या मान चुके थे, प्रॉफिट्स होने पर क्या होगा रियलाइजेशन क्रेडिट। और कोई पार्टनर वार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक टू रियलाइजेशन 30,000, बैंक टू रियलाइजेशन, कोई पार्टनर का नाम नहीं है इसलिए सीधा बैंक टू रियलाइजेशन। समझ आया, क्लियर। पोस्टिंग कहां जाएगी, रियलाइजेशन क्रेडिट। बाय एक ही बार बैंक लिख लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा। या आपकी मर्जी, आप अलग अलग भी पोस्टिंग कर सकते हो, गलत नहीं है, आपका जो दिल करे कर लो। ठीक है, बाय बैंक, और इनर कॉलम में लिख लेते हैं क्या चीज, क्या था हमारा डेटर्स। एंड रियलाइज किया आपने डेटर 30,000। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, लिख देते हैं बाय डेटर 30,000 रुपए। वो नहीं लिख सकते आप। एक्चुअल पोस्टिंग क्या हुई है, बाय बैंक। क्या हुई है, बाय बैंक। ब्रैकेट का यूज कर रहे हो आप डेटर्स के लिए। एंट्री में डेटर नहीं था, एंट्री में बैंक था, इसलिए बैंक के इनर कॉलम में आपने डेटर लिखा है। आप गलती बस क्या करोगे, बाय डेटर लिख के 30 कर देते हो, जो कि गलत है, 0 नंबर सीधा। क्लियर। बैंक में एक ही बार पोस्टिंग करेंगे हम डायरेक्टली, क्या लिख देंगे जी, बैंक में टू रियलाइजेशन, और एक ही बार पैसा ले आएंगे सारा। और क्या लिख कर बताओ, एसेट्स रियलाइज्ड, जितना भी आएगा। सेम जब लाइबिलिटीज को पे कर दोगे तो एक ही बार लिख देना बाय रियलाइजेशन, और क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ। ठीक है, एक बार लिख देंगे लाइबिलिटीज पे ऑफ, जितना भी होगा। अभी हमें पता नहीं है, मैंने पहले एंट्री लिख ली है। बार बार पोस्टिंग भी कर सकते हो, गलत नहीं है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो मैंने एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा एक बारी में, लाइबिलिटीज को पे करके जो पैसा जाएगा एक बारी में, लाइबिलिटीज पे ऑफ। क्लियर। बताओ जी अगला पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट को कौन लेके जा रहा है, नरेश। आपने एसेट को क्या मान रखा है, 0, और कितने बेचा है 26 में। एसेट बेचना प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स होने पर रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। जितने भी पैसे मिले वो आपका प्रॉफिट है। पैसा किससे मिलना है, तो नरेश कैपिटल। पार्टनर का नाम आ जाएगा 26,000 रुपए। नरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, नरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर का नाम आ गया नरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर। प्रॉफिट था, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। कुछ पूछना है यहां तक, क्लियर। पोस्टिंग रियलाइजेशन क्रेडिट, थोड़ा स्पेस छोड़ लेना यहां पर, क्योंकि बैंक के और भी पॉइंट्स आने, 4-5 लाइनें छोड़कर फिर लिखना। बाय नरेश कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया वो, एंड अमाउंट था
26। और दूसरा इफेक्ट, नरेश कैपिटल को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन। नरेश को डेबिट किया हमने, कितना अमाउंट है 26,000। जो वैल्यूज गिवन है वही आप करते जा रहे हो। नरेश को डेबिट किया 26,000 रुपए से। समझ आया? क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ो जी, क्या गिवन है, क्या चीज बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगला पॉइंट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। आपको 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन अभी तो फर्म डिसॉल्व हो गई है तो इमीडिएटली पे करना पड़ रहा है। अब जब इमीडिएटली पेड करने गए तो आपको क्या मिला, डिस्काउंट। डिस्काउंट तो छोड़ो, अभी पहले मुझे एंट्री बताओ, पेमेंट करने से प्रॉफिट है या लॉस? लायबिलिटीज पे कर रहे हैं ना, चाहे कम पे करे ज्यादा पे करे, लॉस तो है ही आपके लिए। तो लॉस होने पर रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। रियलाइजेशन डेबिट है। पॉइंट नंबर डी, पैसा जाएगा टू बैंक। एंट्री क्लियर? लायबिलिटीज पे कर रहे हो आप, कम पे करो ज्यादा पे करो, एंट्री यही रहेगी। आप देख लो, जो मैंने एंट्रीज लिखवाई थी आप वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो। रियलाइजेशन डेबिट हुआ है क्योंकि आपको लॉस होगा, आप पे करने जा रहे हो। कितना पे करने जा रहे हो, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अगर मैं मिलाऊं तो वो होते हैं 80,000। कितना होता है जी? और आपको डिस्काउंट मिल रहा है 15%। बट कितने मंथ्स का? सिर्फ आपने 2 महीने पहले पेमेंट आपने दिए सामने वाले को, तो आपको रिबेट भी, डिस्काउंट भी कितना मिलेगा, सिर्फ 2 महीने का। तो 80,000 का 15% और 2 मंथ्स 2,000। तो 80,000 में से 2,000 नहीं पे करना, तो पे कितना करना है, 78 आपका लॉस। 15% रेट है डिस्काउंट का, तो आपको पेमेंट करनी थी 80,000 का 15% और 2 महीने का रिबेट मिला है, डिस्काउंट मिला है ओनली फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि आपने 2 महीने पहले पेमेंट किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिर्फ 2 महीने पहले। समझ आया? पोस्टिंग क्या होगी, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट टू बैंक। एक ही बार लिख लेंगे, एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 78। नेक्स्ट बताओ क्या गिवन है। बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउड 5% रिबेट। अगेन सेम पॉइंट है, बिल रिसीवेबल को आप इनडायरेक्टली रिसीव कर रहे हो तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा। और प्रॉफिट है लॉस है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। पॉइंट नंबर ई, एंड कितना कितना था बिल रिसीवेबल, देखना 33,400 का 5% डिस्काउंट करने के बाद 5%, कोई मंथ नहीं है, सीधा 5% कम कर दो, तो 31,730। 5% मैंने हटा दिया, रिमेनिंग अमाउंट हटाने से जो बचा वो आपको पैसा मिल रहा है और वो आपका प्रॉफिट है। क्या नहीं मिला वो नहीं है ये चैप्टर, क्या मिला वो है ये चैप्टर। बार बार कह रहा हूं, आपका ये चैप्टर क्या है, कितना पैसा आप रिकवर कर पा रहे हो या कितना पैसा आपको देना है, वो आपका फाइनली प्रॉफिट लॉस है। समझ आ गया? पोस्टिंग, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, एक ही बार लिख ही रखा है, यहां लिखो बिल रिसीवेबल 31,730। स्पेस हमने छोड़ लिया था 3-4 का कि यहीं पर हम लिख लें बार बार जो भी एसेट्स आप रियलाइज कर रहे हो। क्लियर हो रहा है सबको? इशांत, नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पेमेंट करें रिसीव करें, देखो ध्यान से। डेटर की बात चल रही है, मतलब एसेट की बात चल रही है, तो पैसा आएगा ही, जाएगा तो नहीं, है ना। तो डेटर प्रीवियसली राइट ऑफ कर चुके थे, अब 15,000 रुपए मिल गए, डूबा हुआ पैसा मिलना प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट्स होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। और क्या बोलते हैं इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहां वही लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, जो बेटर वर्ड है वो लिखना चाहिए। बैड डेट्स रिकवर्ड किया हमने 15,000 रुपए। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना? अब अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या करना चाहिए,
पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अनरिकॉर्ड एसेट को रियलाइज किया, बेचा आपने, एसेट की बात चल रही है और रियलाइज किया है, प्रॉफिट है लॉस है? एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट जो नहीं था, रिकॉर्डेड एसेट भी रियलाइज होता तो भी एंट्री यही होती, फर्क थोड़ा ना हो जाएगा, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट है। एंट्री क्या बताई मैंने आपको? बैंक टू रियलाइजेशन लिख लो एंड यहां लिख दो अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 रुपए में आपने रियलाइज किया, एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन 10,000 रुपए। हो गए सारे पॉइंट्स? नीचे वाले सारे पॉइंट्स हो गए। अब ऊपर था ना एक पॉइंट हमारा, ऊपर जहां क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, रेम्यूनरेशन देना है आपको, कितने रुपए देना है? क्या पॉइंट था, रिपीट कर लेते हैं, लाइन क्या थी? हमने नरेश को असाइन किया है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज को क्या करो जी, एसेट्स को सोल्ड करो एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो, जिसके लिए हम आपको एक रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं। कितने रुपए का? 10,000। बताओ जी, 10,000 रुपए दोगे तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है लॉस? लॉस। पैसा देना लॉस है, लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट। और किसको दे रहे हैं? पार्टनर, तो एंड्स कैपिटल। कैश में कुछ नहीं देते हम ऑनर को, कैश में कोई काम नहीं होता, तो रियलाइजेशन टू एंड्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू एंड्स कैपिटल, नरेश कैपिटल। कितने रुपए का रेम्यूनरेशन दे रहे हो? 10,000 रुपए। रेम्यूनरेशन दिया आपने 10,000 रुपए, जितना दोगे वो आपका लॉस है, रियलाइजेशन टू एंड्स कैपिटल। 10,000 दो, 5,000 दो, 1,000 रुपए दो, एंट्री नहीं बदलेगी, लॉस होने पर डेबिट एंड टू एंड्स कैपिटल। प्रॉब्लम सबको क्लियर? पोस्टिंग कहां जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू एंड्स कैपिटल एंड ब्रैकेट में क्या था? रेम्यूनरेशन पे किया आपने 10,000 और एंड्स कैपिटल का लेजर बढ़ जाएगा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं बाय रियलाइजेशन। एंड को मिल गए 10,000 रुपए। अब नीचे एक ई पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लो, एच पॉइंट। कौन से पॉइंट पे थे भी हम? जी है ना, एच पॉइंट एक और एक्स्ट्रा लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 15,000। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 15,000 रुपीज, 15 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 15,000। चलो जी, अब जरा बात करते हैं। खर्चा हुआ 15,000 का, प्रॉफिट है लॉस है? एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि वो पॉइंट हमारा कवर हो जाए। देखना एक बार पॉइंट में, हमने जो उसको रेम्यूनरेशन दी है 10,000 रुपए की, उसके साथ क्या कुछ एक्स्ट्रा लाइन बोला है? उसको बोला है कि एक्सपेंसेस भी इंक्लूडिंग, इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है, तेरे को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसके बाद जो खर्चा है वो तेरा, हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक ये लाइन ना लिखी हो तब तक वो खर्चा बिजनेस का होता है, लेकिन अगर लिख दिया जाए तो बिजनेस क्यों बेयर करेगा? तो आप बताओ, अब जो ये 15,000 का खर्चा है वो हमारा है या पार्टनर का है? और पेड भी कौन करेगा? तो क्या फर्म का कोई नाम आया तो आप इसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे, पार्टनर का कोई, सॉरी फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ध्यान से पेपर में पढ़ना है कि क्या लाइन गिवन है, इंक्लूडिंग लिखा है या नहीं। अगर वो इंक्लूडिंग वर्ड नहीं होता तब ये 15,000 बिजनेस बियर करता, जिसकी क्या एंट्री होती? और अगर मैं एक और हल्का सा चेंज कर देता, इसी में हल्का सा चेंज, लिखवा नहीं रहा, बस समझा रहा हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 15,000 पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। अब बताओ, फर्म ने पैसा पे कर दिया तो अब बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, जा रहा है? पहले बताओ, अब तो जा रहा है। कितने रुपए फर्म को देने पड़ गए? लेकिन क्या ये 15,000 बिजनेस का कोई लॉस था? अब बिजनेस पैसा मांगेगी या नहीं नरेश से? तो नरेश से अगर मांगोगे, मांगेंगे कैसे? पार्टनर से, डेबिट करके। पार्टनर से कोई भी पैसा लेना हो, कैपिटल को डेबिट करो, देना हो तो क्रेडिट करो। अगर लाइन क्या होती कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, तब ये काम करना होता। जो भी था, मेरे को नाम नहीं पता। नहीं, उसको क्या मतलब? उसको इंक्लूडिंग कैश लिखा तो था, ऊपर लाइन पढ़ो ना, नरेश ने डील करना था। हाँ, उसी की बात, उसी का पॉइंट लिया मैंने।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। खर्चा करने के लिए हमने उसको 10,000 रुपए नहीं दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है? एसेट्स को बेचना एंड लाइबिलिटीज को पे करना, ये काम अलग होता है एंड खर्चा बेयर करना अलग बात है। दो अलग अलग बातें याद रखना। हम कभी भी खर्चा पे करने के लिए नहीं देते, वो अलग क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर वो लाइन नहीं लिखी है तब वो खर्चा हमेशा किसका है? फर्म का। और लिख दिया जाए तब अलग बात है। हाँ जी, इंक्लूडिंग होना चाहिए या बियर बाय पार्टनर होना चाहिए। ये वर्ड नहीं है तो इग्नोर। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स कराए एक्सपेंसेस के, क्योंकि इस चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट बड़े जरूरी हैं, पार्टनर लोन और खर्चा। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको बार बार। चलो जी, नेक्स्ट करते हैं। हो गए ना सारे पॉइंट्स? अब लास्ट काम, कोई लाइबिलिटीज बच गई तो अपने आप फुल पे करने। तो अब चेक करो, यहां पर आपके सामने लिखा है प्रोविजन को पेड करते नहीं है, क्रेडिटर्स पेड हो चुका है, बिल्स पेबल हो गया है, वाइज लोन हो गया है, आईएफआर को पेड करते नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेच चुके हो, डेटर्स हो गया है, बिल रिसीवेबल रह गया, सॉरी हो गया। अगर कोई एसेट बाय चांस बच जाता तो आप अपने आप रियलाइज करते, कोई लाइबिलिटीज बच जाती तो अपने आप पे करते। एंट्री क्या होती? एसेट बेचने की, बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज पे करने की। बस 2 एसेट याद रखना, 2 एसेट, उनको तभी रियलाइज करना है जब क्वेश्चन कहेगा। जीरो करना है, जीरो करना जरूर है। जैसे 2 नाम क्या है वो आपका, एक आएगा गुडविल, गुडविल को जीरो, इस चैप्टर में गुडविल को भी आप रियलाइजेशन में ही लेकर जाओगे। कहीं आप सोचो कि राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स में, नहीं, गुडविल को जीरो करना है, डेबिट करना ही करना है। एंड दूसरा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक एसेट होता है। ये 2 ऐसे एसेट्स हैं जिनको जीरो तो करना ही है, लेकिन इनको सोल्ड तब करना है जब क्वेश्चन करेगा। अगर इसके बारे में सेल रियलाइज नहीं लिखा हुआ तो आप उन्हें इग्नोर करोगे। मतलब मान लो मेरे क्वेश्चन में गुडविल होता तो मैं गुडविल को यहां जरूर लिखता, गुडविल जितना भी है, और नीचे कहीं भी कोई पॉइंट में कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम उसका कुछ नहीं करते। जीरो हो चुका, लॉस हो चुका, हाँ जी, जीरो हो गया, लॉस हो गया, दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, एक ट्रीटमेंट जीरो करना है बस। समझ आ गया? लेकिन अगर नीचे लिख दिया जाए कि गुडविल रियलाइज्ड एट 40%, 50%, तो एक अलग बात है, तब तो बेचोगे ही। नहीं लिखा तो अपने दिल से नहीं बेचना इन 2 एसेट्स को, बाकी सबको बेचना है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक? समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चलो आगे। अब सारा काम हो गया, फटाफट टोटलिंग कर दो, बस बता दो जरा इसका टोटल कितना है, बताना यहां तक। 1,03,400, और ये वाला टोटल यहां तक 134, और यहां पर एसेट बेचने पर कितने पैसे मिले? एसेट बेचने पर 78, 86,730, और लाइबिलिटीज को तो सिर्फ 78 है, कोई और पॉइंट आया ही नहीं। ठीक है, अब एसेट बेचने से जो पैसा आया वो बैंक में डेबिट कर दो, 86,730, लाइबिलिटीज को पे किया है 78। सारे पॉइंट्स हो गए हैं। लाइबिलिटीज को पे करना, एसेट को बेचना, सारा ट्रीटमेंट आपने कवर कर लिया। कर रहा हूं एक सेकंड। क्लियर हुआ यहां तक? बैंक वाला काम सबको समझ आ गया? पैसा आना जाना दोनों रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट, यहां तक देखो जी,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? देख लो प्लीज, करो टोटलिंग, देखो प्रॉफिट है लॉस है। इनका सम करना है, ये माइनस करना है, आई थिंक प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू योगेश और नरेश, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 13,330। एंड इक्वल पार्टनर्स हैं 665। प्रॉफिट बांटने की एंट्री, नीलांश क्या होती है प्रॉफिट बांटने की एंट्री? कौन सा लेजर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल ठीक सोच रहा है। ऐसे याद रख कि प्रॉफिट मिलने पर कैपिटल क्या होते हैं? क्रेडिट। तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? जो अकाउंट है रियलाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट्स मिलने पर पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है बाय रियलाइजेशन, एंड ये अमाउंट है 665। ठीक है, 665। क्लियर हुआ? प्रॉफिट्स मिल गए, पार्टनर्स का लेजर क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स का लेजर क्रेडिट हो गया। समझ आ गया? क्लियर हो गया? लास्ट काम, पार्टनर्स भी अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ये चैप्टर है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में करना है क्या है कि जब भी फॉर्म बंद हो जाए तो आप पार्टनर्स के पेमेंट को भी वापस करके अकाउंट्स क्लोज करने वाले। तो आप देखो योगेश का तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस इधर बचेगा, टू बैंक लिख दो क्योंकि आप पेमेंट करने वाले हो, उसको कोई पैसा रखने वाले नहीं हो। हम डायरेक्टली कर दिया था ना, हमने डायरेक्टली किया था। दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके, हमने डायरेक्ट वाला यूज किया। ये सम करो, ये माइनस करो, कितना आ रहा है बताना? 14,365। ठीक है, इसका तो क्रेडिट साइड ज्यादा था, ये सम किया, ये माइनस किया, ये वैल्यू बची है जो आपको पे करनी है। लेकिन नरेश का डेबिट साइड ज्यादा है। क्या है? डेबिट साइड ज्यादा, तो इससे पैसा और लेना पड़ेगा। ये आएगा कितना? 43,635। एक से पैसा मंगवाया क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद उसका बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो उससे पैसा मंगवाया और एक को पे किया। तो जिससे पैसा आया उसके बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा, और दूसरे की वजह से पैसा चला जाएगा। एंट्री क्या हुई वापस सुन लो, बैंक टू नरेश कैपिटल, इसकी एंट्री वाइस कैपिटल टू बैंक। करो जी पोस्ट। पैसा आना डेबिट टू, क्या लिखकर? पैसा आया हमें नरेश से है 43 था ना, 635। एंड बाय वाइस कैपिटल कितना? 14,365। एंड टोटल कितना आ रहा है? 1,365। हाँ जी, क्लियर।
सुन लो वापस। अब हम एंट्रीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं इस चैप्टर के, होमवर्क का मतलब है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस। करो मत करो वो आप पे डिपेंड है, आप पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है, आपकी मर्जी है। जिनको मार्क्स लाने हैं वो जरूर करना, जिनको नहीं लाने वो एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर 14। और क्या बोला था मैंने, खुद भूल गया मैं। 14 था ना, हाँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर क्या था? 7.48। 7.48 पर क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखना, बातें खत्म। 7.48। एक क्वेश्चन पहले मैं कराता हूं, फिर अगला आपको दूंगा, आप ट्राई करना, जो पॉइंट्स नहीं होंगे फिर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ही मैं करा रहा हूं। 3 पार्टनर्स है, रोहित, कुणाल और सार्थक, 3 पार्टनर्स हैं। फर्म डिसॉल्व हुई है, एंट्रीज करनी है, जिनकी पुरानी बुक्स हैं नाम पढ़ लेना। रोहित, कुणाल और सार्थक 3 पार्टनर्स हैं। हाँ जी। उसके बाद साफ लिखा है कि फर्म डिसॉल्व करने की बात है, एंट्रीज करनी है। फॉलोइंग एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं उन्हें आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन है, ट्रांसफर किया जा चुका है। उसके बाद पहला पॉइंट है, कुणाल एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन। लाइबिलिटीज पे करना प्रॉफिट है या लॉस है? लाइबिलिटीज पे करना लॉस है। क्या लाइबिलिटीज पे करना? लॉस। लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन पे कर रहा है? हम पे करें कुणाल, तो टू कुणाल्स कैपिटल। कर एक बार आगे ट्राई।
सेकेंड पॉइंट रीड करते हैं, क्या गिवन है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स है 40,000 रुपीज के टोटल क्रेडिटर्स है। अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स को आपने एक फर्नीचर दे दिया है 8,000 रुपए में। ध्यान से सुन लो, टोटल क्रेडिटर्स है 40,000, जिसमें से 10,000 रुपीज को आप क्या दे रहे हो अपने बिजनेस का, फर्नीचर। और जो एक्चुअल फर्नीचर टोटल कितने का था, 28,000 रुपए का। 28 में से कितने वाला दिया है, अब भी फर्नीचर कितना बाकी है, 20। और ये जो 8,000 का दिया है ना, वो क्लियरली है फुल सेटलमेंट। क्या बताओ, फुल, आपने सेटलमेंट कर ली फुल। तो क्या कोई पैसा आया या गया। 10,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स को 8,000 रुपए का फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया, ना पैसा आया ना पैसा गया, क्योंकि आपके लिए दोनों चीजें क्या है, जीरो। एसेट भी जीरो और लाइबिलिटीज भी जीरो। जीरो वाले एसेट को जीरो वाली लाइबिलिटीज टेक ओवर करके ले गई है, ना कोई पैसा आ रहा है जा रहा है, नो एंट्री। क्लियर हो गया। बट रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बच गए, 30। अब रिमेनिंग के लिए पढ़ना क्या लिखा है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे करना है कितने % डिस्काउंट पर, बताओ जी। पे करना प्रॉफिट है या लॉस, लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट। रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमारे बचे हुए थे 30,000 रुपीज, और आप पे करने जा रहे हो 10% डिस्काउंट पर। कितना पे करना है, 27,000 आपने पे कर दिया। एंड पे करोगे तो आपका लॉस है, समझ आया। पे किया तो आपको क्या हो रहा है, लॉस। एंड लॉस होने पर रियलाइजेशन क्या हो गया, डेबिट। जीरो हो चुका ना, वही तो टॉपिक है अभी। लाइन पढ़ो, हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जब एंट्रीज वाला क्वेश्चन आया ना, तो जीरो वाला पॉइंट ऑलरेडी हो गया होता है आपको। हाँ जी, लिखा हुआ है, असम्पशन भी नहीं लिए, लिखा हुआ है। लाइन पढ़ो स्टार्टिंग की, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइंस गिवन है। एसेट्स को एंड लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर कर चुके हो अदर देन कैश, उनको छोड़कर, ठीक है, ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है। समझ आ गया। अब आप बताओ कितने के फर्नीचर अब भी बाकी हैं, 20,000। रिमेनिंग फर्नीचर को अपने आप क्या माने, सोल्ड करें या ना करें। क्या बताया था मैंने आपको, गुडविल और प्रीपेड को छोड़कर जो भी एसेट बच जाए उसे भी आप अपने आप क्या करोगे, रियलाइज, सोल्ड। प्रॉफिट है लॉस है एसेट बेचना, एंट्री बताओ, पैसा आएगा जाएगा, तो बैंक टू रियलाइजेशन। उसका पॉइंट गिवन नहीं था, अपनी मर्जी से एंट्री पास की है। गलती करते हैं, भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, लेकिन रिमेनिंग फर्नीचर को आप अपने आप जरूर रियलाइज करोगे। गिवन नहीं था, अपने आप क्या है, वापस सुन लो, गिवन नहीं था। समझ आया, ये पॉइंट हम भूल जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। करो जी, आगे की एंट्री से इजी है। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं जी। थर्ड पॉइंट है, रोहित ने फर्म को 70,000 रुपीज का लोन दिया हुआ था, अब उसे आप पे कर रहे हो। पार्टनर लोन को क्या करते हैं, पेमेंट करते टाइम डेबिट। डेबिट करोगे तो लोन पार्टनर्स लोन, मतलब रोहित लोन अकाउंट डेबिट, आर्ट्स लोन पार्टनर लोन को डायरेक्टली पे करना है, आर्ट्स लोन टू बैंक अकाउंट। कोई रियलाइजेशन का मतलब नहीं है इसका। पार्टनर्स लोन टू बैंक, हाँ रोहित का लोन था इसीलिए, पार्टनर के अलावा कोई और ब्रदर्स लोन होता तो रियलाइजेशन टू बैंक होता। पार्टनर का लोन है इसलिए पार्टनर्स लोन टू बैंक, इसके अलावा कोई भी लोन होता तो रियलाइजेशन डेबिट होता, ठीक है, रियलाइजेशन डेबिट होता। नेक्स्ट पॉइंट हार्दिक क्या होगा, पॉइंट नंबर डी। मशीन को आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया, मतलब बुक्स में आपके पास रिकॉर्डेड नहीं था, 3,000 रुपए में वो मशीन लेकर चला गया। एसेट बेच रहे हो, प्रॉफिट है लॉस है, एसेट बेचना क्या है, प्रॉफिट्स होगा तो क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन। कौन लेकर गया है,
पार्टनर कुणाल, कुणाल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे कितने में लेकर गया आपको उससे मतलब है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आगे 5,000 रुपए गिवन है, लेकिन आपसे आपका पार्टनर उसे लेके कितने में गया है 3,000। अनरिकॉर्डेड एसेट आपने सोल्ड किया है, और अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने की एंट्री रियलाइजेशन क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट। क्लियर, सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अगला पॉइंट है द फर्म पी एंड एल का डेबिट बैलेंस पड़ा है जी बैलेंस शीट के अंदर। क्या करें, बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल पड़ा है तो लॉस है प्रॉफिट है? लॉस बांटने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा ना रियलाइजेशन का नाम आएगा, पी एंड एल बांट रहे हैं हम। रोहित कुणाल सार्थक कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। एंड रेशो क्या है, इक्वल रेशो। इक्वल रेशो 15,000 रुपए का इक्वल 5,000 रुपए, 5,000 ईच। रेशो इक्वल था ना शायद, गिवन नहीं था, इक्वल। आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट पढ़ो जी, लैंग्वेज क्या गिवन है करो। गिवन है आपको सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने अपनी जेब से आउट ऑफ प्राइवेट फंड अपने घर से उसने 16,000 रुपए खर्चे के नाम पर पे किए। अब देखते हैं कि वो खर्चा था कितना, किसका, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे है साथ में उसको हमने रेम्यूनरेशन देनी है 15,000 रुपए फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम उसे 15,000 रुपए दे रहे हैं। बताओ जी, डिसोल्यूशन कंप्लीट करने के प्रोसेस में क्या खर्चा भी इन्वॉल्व करें? खर्चा इन्वॉल्व होगा या सेपरेट है खर्चा? सेपरेट है। खर्चे के बारे में अलग गिवन करेगा, याद रखना। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है एसेट्स को बेचना एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, ये है डिसोल्यूशन प्रोसेस। खर्चे के बारे में आप लाइन पढ़ो, आगे गिवन है क्लियरली। अगर गिवन नहीं होता, वापस बोल रहा हूं, गिवन नहीं होता तो खर्चा किसका होता? फर्म का। किसका होता? लेकिन आप लाइन पढ़ लो, क्लियरली गिवन है कि आगे खर्चा जो बियर करना है वो किसको करना है? एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। खर्चा भी सार्थक ही बियर करेगा, है ना। अब बताओ, वो 16,000 उसका खर्चा एंड पेड भी उसने अपने आप प्राइवेट फंड से किया है, तो क्या फर्म को एंट्री पास करेगी 16,000 की? नहीं, उसका अपना खर्चा रिकॉर्ड भी वो अपने पर्सनल खर्चे में रिकॉर्ड करेगा, आप उसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे। बट रेम्यूनरेशन तो दोगे। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है, पैसे दे रहे हो आप उसको, लॉस होगा तो क्या डेबिट होगा? हाँ जी, रियलाइजेशन डेबिट टू सार्थक कैपिटल। कितना दे रहे हैं? 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए हमने उसको पे कर दिया, क्योंकि वो खर्चा किसका है? आपका पार्टनर का। वो आपने पे कर दिया किसको जी? सार्थक कैपिटल को 15,000 रुपए। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट। ये पुरानी वाली है ना, 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करो जी स्टार्ट। 19 नई बुक से 19 है, हाँ, पुरानी बुक में 17 होगा। नई बुक में 19 है। अपने आप करो सारे पॉइंट्स, फिर मैच करेंगे कितने पॉइंट्स आप ठीक करते हो। अपने आप, हेल्प नहीं लेनी, अपने आप ट्राई करना है। जज करो अपने आप को, कहां तक कर पाते हो आप। ठीक है, जितना आप करोगे उतना क्लियर होगा। गुस्से में क्या मतलब, उसका खर्चा था, क्या चीज है।
गलती थी वो मेरी। ऐसी बातें काल्पनिक होती हैं, उन्हें सीरियस ना लिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 19। पहले पता है मैं क्या सोचता था सीरियसली, कि वाइफ को हैंडल करना बड़ा आसान है, कुछ मेहनत थोड़ी ना है। अब ऐसा लगता है सब धोखा था, सब बेकार है। चलो जी क्वेश्चन नंबर, क्यों 10 मिनट बस, ये क्वेश्चन कर ले फिर चला जाओ। 19th करते हैं जी। पहला पॉइंट बताओ क्या लिखा है। स्टॉक 2 लाख रुपए है और उसे कौन लेके जा रहा है, पी, और कितने % डिस्काउंट पर। पहली बात, आप स्टॉक बेच रहे हो, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। स्टॉक बेचना प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स है तो एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। स्टॉक बेचना प्रॉफिट है। बातें नहीं, अब ध्यान से सुन लो प्लीज। पॉइंट नंबर ए है ना ये, या फर्स्ट, ठीक है ए। हाँ जी, अब सुन लो, हमने पी को हाफ स्टॉक बेचा है 50%, 1 लाख रुपए का, और कितने % डिस्काउंट पर, 10%। तो फाइनली स्टॉक कितने में रियलाइज किया गया, 9। जो मिला वो आपके लिए प्रॉफिट है। आपके लिए स्टॉक कितने का हो गया था, 0। स्टॉक बेचना प्रॉफिट। रिमेनिंग स्टॉक को 125% पे बेचा है, मतलब 25% फालतू पर। तो एसेट बेचना अगेन क्या है, प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। एंड 1 लाख रुपए के वैल्यू को 25% एक्स्ट्रा है, मतलब 125। आपके लिए स्टॉक 0 था, बेचना प्रॉफिट है, तो अमाउंट कंबाइंड किया हमने, याद रखना। अगला पॉइंट बताओ जी, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डेटर्स। अच्छा लैंड बिल्डिंग वाला पॉइंट है। डेटर्स कितने रुपए के हमारे पास, 225, एंड प्रोविजन भी गिवन है कितना, मैंने बताया था डेटर्स अलग इस चैप्टर में, प्रोविजंस अलग। तो आपको प्रोविजन ऑलरेडी क्या मान चुके हो, 0। डेटर कितने के, 225 के, कितने रुपए के प्रूव्ड बैड हो गए, 20। तो 225 में से 20,000 के डूब गए, उनको भूल जाओ। कितना मिल जाएगा, 2,05,000। तो डेटर से पैसा मिलना क्या आपके लिए, प्रॉफिट। एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, 2,05,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, 2,05,000, सॉरी 19। हाँ जी 2,05,000। नहीं, हमें लॉस थोड़ा दिखाना है इस चैप्टर में, हमें दिखाना क्या है, पैसा मिलना जो प्रॉफिट है आपके लिए। लॉस तो हमने पूरा ही मान लिया था, इनडायरेक्टली लॉस 20 का दिखा चुके हम अपने आप, क्योंकि डेटर्स में डेबिट कितना हुआ होगा, पहले 225, फिर क्रेडिट कितना हुआ, 2,05,000, तो लॉस तो 20 ही रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट बताओ, सी पॉइंट, लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू अलग है और सोल्ड कितने में किया, 15 लाख में, साथ में 2% क्या दिया है, ब्रोकरेज। पहले आप पूछाओ, एसेट बेचना प्रॉफिट लॉस, एंट्री अगेन बैंक टू रियलाइजेशन। पहले एंट्री लिख लो, देन अमाउंट लिख लो। अब आप बताओ अमाउंट कितना आएगा, 15 लाख का 2% हटा दो सीधा, है ना, या आप 2 एंट्री भी कर सकते हो। पहली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, सॉरी बैंक टू रियलाइजेशन 15 लाख रुपए, फिर कमीशन देने की अलग एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, या कंबाइंड करो। 2 एंट्री करनी क्यों है, जब टाइम हमारे पास वैसे ही कम होता है बोर्ड एग्जाम में। 2 एंट्री का मतलब है नरेशन भी 2 बार लिखना है ना, तो टाइम वैसे ही कम है, कंबाइंड करो। कितना, 1470। 15 लाख का 2% आपने हटा दिया, 15 लाख का 2% होता है 30,000 रुपए। बचा हुआ वैल्यू प्राइस क्या आपके पास, 14,70,000 रुपए बचा हुआ प्राइस। समझ आ गया, 1470 आपका चला गया बैंक अकाउंट में, बैंक टू रियलाइजेशन 1470। क्लियर। नेक्स्ट बताओ जी क्या लिखा है, मशीनरी का प्राइस कितना है, 6 लाख। क्या किया उसका हमने, क्रेडिटर्स को दे दिया हमने, और फुल सेटलमेंट है या नहीं है, तो क्या करें, नो एंट्री, क्योंकि आपका एसेट भी गया, लाइबिलिटीज भी गई, ना पैसा आया ना गया, फुल सेटलमेंट है। कुछ गिवन नहीं है, अमाउंट ही नहीं गिवन, तो क्या सेटलमेंट आप देखोगे, तो कोई ना पैसा देना है ना लेना है, नो एंट्री। अब नो एंट्री में आप ये मत करना कि पॉइंट स्किप कर दो, लिख कर आना है नो एंट्री विद नरेशन, ठीक है। नहीं लिखोगे तो टीचर को लगेगा पॉइंट ही नहीं आता था आपको, ठीक है, कहीं पॉइंट स्किप कर दो, आपकी एंट्री नहीं है, छोड़ दो, तो नो एंट्री लिखना है क्लियरली।
समझ आ गया? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है और कितने में बेचा है? 125%, मतलब 25% एक्स्ट्रा, 75। एंट्री बता दो। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन 75,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 फालतू मिले, 60,000 का 15% एक्स्ट्रा। अगला, गुडविल गिवन है और प्रीपेड, ये तो नहीं लिखा ना रियलाइज किए गए हैं, बस अमाउंट गिवन है कि गुडविल ये प्राइस है, प्रीपेड इतना प्राइस है, कोई रियलाइजेशन नहीं लिखा हुआ, तो नो एंट्री। ठीक है, पैसा आया ही नहीं तो किस बात की एंट्री? मैंने इसकी जगह कुछ और होता, इन्वेस्टमेंट होता या कोई एनी अदर एसेट होता तो उसकी आप जरूर एंट्री करते, बैंक टू रियलाइजेशन। इन दो को जीरो करना है, कोई एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट, बताया था ना इन दोनों को हमने जीरो मान लिया होगा और इनको रियलाइज तब करना है जब लिखा हो, नहीं लिखा तो इग्नोर। जानबूझकर ये पॉइंट डाल रखा है ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बताओ, ट्रेड क्रेडिटर्स है 160, 50% ट्रेड क्रेडिटर्स को आपने क्या दे दिया? हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया। 1,60,000 रुपए के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, इसका हाफ होता है 80, जिनको आपने क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। और क्या प्राइस में? फुल सेटलमेंट नहीं है, रिमेनिंग कितना बचा? अगर फुल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, क्लियरली अमाउंट गिवन है। 80 वाले को 54 का प्लांट एंड मशीनरी दिया, कितना पैसा मुझे देना चाहिए? आगे लिखा है आफ्टर अलाउइंग ऑफ 16,000 मिला, आपको 16,000 रुपए का वो और डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना बचा? ये तो पे करना है ना, तो क्या एंट्री होगी पेमेंट करने की? रियलाइजेशन टू बैंक। जितना पैसा गया 5,000, 1,000, 2,000 जो गया वो नुकसान है, नहीं जाता तो नो एंट्री, देना पड़ेगा तो लॉस होगा। क्लियर? गुड आउट। एंड रिमेनिंग कितना बचा? अभी भी रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स बचे हुए हैं ना आपके, 80,000 रुपीज के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं और कितने परसेंट डिस्काउंट पर पेड कर रहे हैं? अच्छा, 90% पे कर रहे हो आप। पे करना प्रॉफिट लॉस, अगेन एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू बैंक, कितना आ जाएगा? 72,000। क्लियर हो गया? 72 जितना लिखा हुआ है। और क्या क्वेश्चन में? हाँ जी, दो एंट्री हुई है, वो रहना, वो भी छोड़ दो उसको भी। कराया तो हुआ है मैंने, रिवाइज कर बस एक ही बार सफिशिएंट, क्योंकि वो नहीं है, वो टीचर्स कराएंगे भी नहीं आपको, बहुत रेयर है, क्योंकि मेरे टाइम से ही मना है कि वो नहीं आता, मतलब नहीं आएगा सिलेबस में नहीं, बट डाल रखा है बोर्ड वाले, हटाते नहीं।
जो बताया था ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म, बस वो। एंड उतना ही आता है, समझा दो। कर दे, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बस बातें खत्म। 10 मिनट में फटाफट क्वेश्चन करते हैं 20th। ध्यान से देखना क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है एंट्रीज करनी है आपको, फॉलोइंग केसेस है, अलग अलग केस स्टडी है, ये कंबाइंड मत समझना, सारे पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है। क्या है केस? अच्छा क्वेश्चन है, खासकर एक्सपेंसेस के पॉइंट्स को डील करने के लिए, मेनली एक्सपेंसेस है। हमने धर्म को अपॉइंट किया है कि आप डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करो, जिसके लिए आपको कितना कमीशन दे रहे हैं, मतलब रेम्युनरेशन कितना दे रहे हैं? पहले 12,000 की एंट्री बताओ क्या होगी? रियलाइजेशन टू धर्म्स कैपिटल लिखो। फर्स्ट पॉइंट, एक का पहला पॉइंट, आपने खर्चा करने से पहले उसको रेम्युनरेशन पे किया है 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपीज पेमेंट की है। इसके बाद है, और साफ लिखा ही हैड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्लियरली है कि उसे पेड करना है। और आगे लाइन में पेड भी कौन कर रहा है? वही पे कर रहा है, तो उसी का खर्चा वही पेड कर रहा है। तो 11,000 की नो एंट्री। क्या हो गया? इधर पॉइंट करते हैं हम आगे। हम यहाँ आंसर देखने नहीं आए, कॉन्सेप्ट समझने आए हैं। मैं काम करता हूं, मैं सारे आंसर घर पे दे देता हूं लिखने के, है ना, क्या फायदा उसका। बी पॉइंट, जो एक पार्टनर है अपॉइंटेड है अगेन डिसोल्यूशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, खर्चा देखना होता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग पॉइंट है, लैंग्वेजेस है जो आपको ध्यान देनी है। तो अगेन जो एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया है, रेम्युनरेशन है 15,000 रुपए, क्या एंट्री होगी फिर से? रियलाइजेशन टू जैज कैपिटल। आगे बोला गया कि खर्चा भी उसी को बियर करना है, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 रुपए, बट पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। मतलब क्या हुआ? किसी और पार्टनर ने पे कर दिया। अब आप बताओ क्या करोगे? जय से पैसा लेकर किसको दे दोगे? क्योंकि एक्चुअल खर्चा किसका था? जय का, लेकिन पेड किसने कर दिया? विजय ने। गलत पेमेंट कर दी, तो विजय के अकाउंट में पैसा डाल दो जय से लेकर। तो सेकेंड एंट्री, हाँ जी, जयस कैपिटल टू विजय कैपिटल। क्लियर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं। थर्ड पॉइंट, फिर अलग केस है। दीपा पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसको हमने अगेन 7,000 रुपए पेमेंट किए। सब एंट्री सेम हो रही है, आप देख लो। 7,000 की एंट्री बताओ फिर से क्या होगी? रियलाइजेशन टू दीपा कैपिटल। आगे दीपा को एग्री किया गया कि आप खर्चा बेयर करो, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 रुपए, बट वर पेड बाय फर्म बैंक अकाउंट, मतलब फर्म ने पे कर दिया। खर्चा था किसका? दीपा का। पेड किसने कर दिया? फर्म ने। मतलब फर्म की जेब से पैसा गया 6,000 रुपए, लेकिन ये खर्चा फर्म का नहीं था। फर्म उससे पैसे वापस मांग लेगी उसके लेजर को डेबिट करके। ये बी पार्ट है। पहला पार्ट तो वही सेम रहेगा, रियलाइजेशन टू दीपास कैपिटल 7,000 रुपए। ये सेकंड काम है, खर्चा हुआ है 6,000 रुपए का, वो खर्चा दीपा का था, लेकिन पेड फर्म बैंक अकाउंट से हो गया है, तो फर्म उससे पैसा मांग रही है उसके अकाउंट को डेबिट करके। क्लियर? डी पॉइंट, देव पार्टनर है, अगेन 7,500 रुपीज एग्रीड टू वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, उसको 7,500 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ही टुक अवे, पहले तो 7,500 की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल। उसके बाद हुआ क्या? क्या किया हमने उसके बाद बताना। he took away stock of same amount of his commission and the stock had already been transferred to realization। मतलब आप स्टॉक को क्या मान चुके थे? जीरो मान चुके थे। जीरो वाले स्टॉक को बेचना प्रॉफिट है लॉस है?
एंट्री रिएक्शन क्या होगा, क्रेडिट, और किससे पैसा मांगोगे, देव से। देखो दो अलग अलग पॉइंट है, आप इसको पूरे को नो एंट्री भी कर सकते हो, बट ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक में क्या किया आपने, डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात कही है, एक में स्टॉक टेक ओवर करने की बात कही है। ऐसे नो एंट्री नहीं करनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है दोनों को आप एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं, सेम बातें नहीं है। एक में आपने खर्चे के लिए पेमेंट की है और एक में वो स्टॉक लेकर जा रहा है कमीशन के लिए। आप चाहो तो सेम वैल्यूज हैं, नो एंट्री करोगे तो भी चलेगा, बट बेस्ट ऑप्शन क्या है, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल और दूसरा देव कैपिटल टू एंट्री का इंपैक्ट वही जीरो ही है, बट लिख देना। क्लियर। अगला पॉइंट, ई पॉइंट बताओ। अगेन आपने कमीशन पेड किया 10,000 रुपए और खर्चा भी वही बेयर करेगा, एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय 12,000 रुपए, और एक्सपेंसेस जो है क्या एंट्री होगी बताओ, पहली एंट्री, पहले कितना आपको देना है उसको, रियलाइजेशन टू, हाँ जी। उसके बाद ही एग्रीड टू बेयर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसको बेयर करना था। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीव वर 12,000 एंड दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग्स ऑफ कैश ऑफ द फर्म। पेड उसने किया, नो डाउट, लेकिन पेड कैसे किया, पहले फर्म से पैसे निकाले 12,000 फिर पेड किया, तो क्या उसने पेड किया, फर्म ने तो पे किया ना, तो फर्म उससे मांगेगी पैसा या नहीं। तो अगेन जीव्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। समझ रहे हो क्या पॉइंट है, कि पैसा उसने निकाला, हाँ जी, यहाँ पे ड्राइंग्स का कोई लेना देना नहीं है, सीधा कैपिटल को डील करना है। यहाँ पर आप फर्म ही बंद कर रहे हो, अलग दूसरा चैप्टर होता तो ड्राइंग्स चल जाता, अभी सीधा कैपिटल को डील करो, जीव्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। क्लियर। 12,000 रुपए, हाँ जी, 12,000 कैश बैंक चलेगा। लास्ट, अ डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है और एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे एक ही लाइन में सारी चीजें गिवन है, तो अब बताओ क्या एंट्री होगी इसकी, नो एंट्री, ठीक है। डेटर 8,000 रुपए है, जिससे 8,000 लेना था, अब उसको बोल दिया गया कि खर्चा तू बियर कर ले, इन फुल सेटलमेंट में हम तेरे से पैसे नहीं लेंगे, तुम्हारे खर्चे बियर कर दे, तो उसने अपने आप पे कर दिया, तो एक एसेट भी गया, एक खर्चा भी गया, ना पैसा आया ना गया, तो नो एंट्री, फुल सेटलमेंट थी। फुल सेटलमेंट नहीं होता तो आप डेटर से कितने रुपए ले लेते, 200 रुपए, अगर नहीं होता तो। समझ आया। अब इसके बाद जो चैप्टर चाहते हैं कि यार हमने कर लिया है और हमें आ गया है, वो घर बैठ के प्लीज आप ये इलस्ट्रेशन कर सकते हो। 4, 5, 7, 8, 9, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 5-10 मिनट के आपने देख लिए हैं सारे, और 11th भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं लगेगा इनके अंदर, हाफ एन आवर में सारे हो सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, हमने डिस्कस करने के साथ ही पूरा क्वेश्चन 5-10 मिनट में कवर कर लिया। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 20, ये करते ही आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो डाउट है पूछ लेना, एंड कल पहले क्लास है, कल हम डिस्कस कर लेंगे आप कब, जिनको करना है एक्स्ट्रा, जो चाहते हैं कि हाँ यार हमें कुछ रिवाइज करना है, जिनको नहीं आता वो आप वेडनेसडे या फ्राइडे, आप कल तक सोच लेना कब ऑफ लेना चाहते हो, एंड फिर एक दिन हम क्या कर लेंगे, कोई भी चैप्टर रिवाइज कर, जो भी आप चाहते हो, ठीक है।